हेलो गाइस, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं लो 91। डिटेल में पढ़ेंगे आज डेफिनेशंस बीएनएसएस में। ठीक है, तो पिन कमेंट में लिंक आ जाएगी, पीपीटी डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगी। कंपाइल पीपीटी डिटेल नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना भाई। ठीक है, तो बेसिकली अभी बात हम करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 के 1 के क्लोज ए बी सी डी फिर ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें डेफिनेशंस दी गई है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन किया हुआ है। तो पहला है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब कि ये इंक्लूड मैंने क्यों किया, क्योंकि पहले नहीं थी सीआरपीसी में, तो इसलिए इसके बारे में एक बार ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है शेल इंक्लूड यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पजेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन जैसे कि टीआईपी वगैरह, सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस, transmission of electronic communication and for such other purposes and by such other means as the state government may by rule provide। क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा, समझाता हूँ। ऑडियो का मतलब साउंड, वीडियो का मतलब पिक्चर होता है, मूविंग इमेजेस वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसीटीवी का यूज कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर एटसेट्रा का यूज कर सकते हैं। सीआरपीसी में ऐसा कुछ नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ कि यूज करना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर ट्रांसमिट करने के लिए दोनों साउंड्स वीडियो ड्यूरिंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कैसे ट्रांसमिट होगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। ठीक है, जैसे वीसी से हम आज लोग करते हैं। पहले क्या होता था, क्रिमिनल प्रोसीजर होते थे फिजिकली ऑन पेपर। ठीक है, 2 साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, जैसे ही कोविड खत्म हुआ, कोविड के बाद ये सब कुछ आया है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। बीएनएसएस ने एनकरेज किया है यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ताकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो सके फास्टर, मोर ट्रांसपेरेंट, मोर एक्यूरेट, लेस प्रोन टू मैनिपुलेशन ना हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये 3-4 चीज इंक्लूड करती है। सबसे पहला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंस्टेड ऑफ एवरीवन बीइंग फिजिकल प्रेजेंट, प्रोसीडिंग हो सकती है थ्रू वीडियो कॉल से। एक विटनेस मुंबई में एक ट्रायल हो रहा है दिल्ली में, तो इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग विटनेस दे सकता है एविडेंस वीसी से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कि रिकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन जैसे कि टीआईपी वगैरह होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड होती है ना, तो जब पुलिस कंडक्ट करती है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जैसे कि टीआईपी वगैरह, रिकॉर्ड हो सकते हैं वीडियो से भी, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि रॉबरी में विक्टिम आइडेंटिफाई करता है एक्यूज को, तो सारा आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हो सकता है। रिकॉर्डिंग सर्च एंड सीजर मतलब कि जब पुलिस सर्च कर रही होती है घर को या फिर सीज कर रही होती है आर्टिकल को, सेक्शन 105 में दिया हुआ है, सेक्शन 105 याद रखना, तो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंटायर प्रोसेस। जैसे कि पुलिस सर्च कर रही है घर को इलीगल वेपन के लिए, ठीक है, तो सर्च मीमो लिखने की बजाय वो वीडियो बना सकती है जिसमें सारा कुछ दिख रहा हो। ठीक है, एंटायर हाउस, रिकवरी वेपन की, ये सारा कुछ दिख रहा हो। रिकॉर्डिंग एविडेंस मतलब कि विटनेस के स्टेटमेंट या फिर दूसरे एविडेंस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। सेक्शन 176 का सबसेक्शन 3 कंपलसरी करता है वीडियोग्राफी ऑफ द सीन ऑफ क्राइम एंड एविडेंस कलेक्शन सीरियस ऑफेंसेज में, ध्यान रखना। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजी जा सकती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट भेजे जा सकते हैं ईमेल वगैरह से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में। कोर्ट नोटिस कर सकता है, करता है उन चीजों को जो इलेक्ट्रॉनिक भेजी जाती है जहां पे परमिटेड होता है, सिर्फ वहां पर। ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड्स वगैरह ट्रांसफर किए जा सकते हैं सिक्योरली बिटवीन अथॉरिटीज। तो ये कहता है सबसेक्शन 1 का क्लोज है। ठीक है, और एक चीज मैं भूल गया, इसमें आखिरी में एक लाइन ऐड की गई है, फॉर सच अदर पर्पजेज एंड बाय सच अदर मींस एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल प्रोवाइड। मतलब कि ये जो डेफिनेशन है ना, यहाँ से पता लगता है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है अलोइंग ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मेथड फॉर एडिशनल पर्पजेज फ्यूचर में भी, ध्यान रखना। ये लो को अडेप्टेबल लगता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है उस तरीके से। तो जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज बी फॉर बेल। तो बेल का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड फॉर और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। सस्पेक्टेड जो बंदा है उसके लिए भी है, फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट इन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बताता हूँ। बेल का मतलब ये नहीं है कि वो इनोसेंट है। ठीक है, इसका मतलब होता है सिर्फ एक टेम्परेरी लिबर्टी मिलना जो कि कंडीशन पे मिलती है, जैसे कि कोर्ट में अपियर होना पड़ेगा, ऐसा वैसा। ठीक है, बेल को बेसिकली टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम लीगल कस्टडी बोला जाता है विद ए प्रोमिस कि आप कंडीशंस फॉलो करेंगे जो लॉ कहेगा। बेल में बेसिकली जब बेल मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि छोड़ दिया जाता है एक्यूज को, ठीक है, लीगल कस्टडी से, एक प्रोमिस के साथ कि आप फॉलो करोगे कंडीशंस जो लॉ कहता है वो। ये कवर करता है 2 पर्सन को, एक्यूज को भी, जो एक्यूज्ड बंदा है, और सस्पेक्टेड पर्सन को भी ये इंक्लूड करता है, कवर करता है। ए पर्सन जिसको पुलिस रीजनेबली सस्पेक्ट करती है कि उसने कमिट किया है ऑफेंस। ठीक है, इवन इफ गिल्ट हैज नॉट येट बीन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, जो सस्पेक्टेड पर्सन होता है उस वो भी बेल ले सकता है। ठीक है, ऐसा सेक्शन 21 का बी कहता है, बीएनएसएस का।
ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, मतलब कि पर्सन रिलीज किया जा सकता है फ्रॉम लीगल कस्टडी, जरूरी नहीं जेल से ही रिलीज हो। कस्टडी इंक्लूड करता है पुलिस कस्टडी, ठीक है, और जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। एक बार बेल जब ग्रांट हो जाती है तो उस पर्सन को, चाहे वो एक्यूज्ड है या वो सस्पेक्टेड है, उसको कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, अपॉन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशन होती है, ठीक है। बेल अनकंडीशनल नहीं होती है, ध्यान रखना, बेल कंडीशनल होती है। तो पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट इंपोज कर सकता है कंडीशंस, जैसे कि कोर्ट में अपेयर होना पड़ेगा जब जब रिक्वायरमेंट है, थ्रेटन नहीं करोगे, इन्फ्लुएंस नहीं करोगे विटनेसेस को, ठीक है, टेम्पर नहीं करोगे किसी भी एविडेंस को, कमिट नहीं करोगे दूसरा ऑफेंस जब बेल पे हो तब, लीव नहीं करोगे कंट्री को बिना परमिशन के अगर ऑर्डर किया जाता है ऐसा तो, ठीक है। और ये सारा कब होता है, जब एक बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, या फिर एक बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है। बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड एक रिटन प्रॉमिस होता है जिसमें लिखा होता है कि आई विल ओबे द कंडीशंस ऑफ बेल एंड अपीयर बिफोर द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये एक बॉन्ड होता है। बेल बॉन्ड बेसिकली एक रिटन प्रॉमिस होता है जो सपोर्ट किया जाता है बाय वन और मोर श्योरिटीज, ठीक है, जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या होता है, पहले पुलिस अरेस्ट करती है, अरेस्ट के बाद वो लीगल कस्टडी में चला जाता है, उसके बाद वो बेल के लिए अप्लाई करता है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट ग्रांट करते हैं बेल को, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो ही होगी बेल, ठीक है, नॉन बेलेबल में नहीं होती। नॉन बेलेबल में होती है बेसिकली, कैसे होती है नहीं होती है आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जब पुलिस ऑफिसर वो अप्लाई करता है बेल के लिए पुलिस ऑफिसर ग्रांट कर देता है बेल अगर परमिसिबल होती है तो। उसके बाद एक बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद रिलीज किया जाता है एक्यूज्ड या फिर सस्पेक्टेड पर्सन कस्टडी से कुछ कंडीशंस पे, ठीक है। उसके बाद केस कंटिन्यू होता है, ट्रायल चलता रहता है, ठीक है, जब तक ट्रायल खत्म नहीं होता है केस चलता रहता है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है बेल का, बेल वगैरह का। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही है, बेल का मतलब एक्विटल नहीं होता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि केस खत्म हो गया। बेल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि रिलीज किया जाए कस्टडी से ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, ठीक है, जिसमें कंडीशंस वगैरह होती है। एक्यूज को बाउंड किया जाता है टू पार्टिसिपेट इन द लीगल प्रोसीडिंग एंड कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ बेल, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लोज है सी क्लोज में बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। बेलेबल ऑफेंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें फर्स्ट शेड्यूल देखना पड़ता है, मतलब कि बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो बेलेबल है फर्स्ट शेड्यूल में, जो मतलब फर्स्ट शेड्यूल में जिन जिनको बेलेबल कहा गया है वही बेलेबल ऑफेंस बताए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। या फिर जो कोई दूसरा लॉ जिसको बेलेबल कहता है वो। तो यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस एक ऑफेंस होता है जहाँ पे एक्यूज के पास लीगल राइट टू गेट बेल होता है, ठीक है, मतलब उसके पास लीगल राइट है भाई बेल का, ठीक है। तो अगर ऑफेंस क्लासिफाई किया जाएगा एज ए बेलेबल तो पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकते बेल को आर्बिट्रेरीली, ठीक है। एक बार लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो बेल मिल जाती है। बेलेबल ऑफेंस को बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट यही टर्म है, राइट टू बेल होता है। बेलेबल ऑफेंस अगर किसी ने किया है तो उसके पास राइट टू बेल है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ऑफेंस बेलेबल है नहीं है, वो डेफिनेशन में दिया गया है। या तो एक ऑफेंस बेलेबल है फर्स्ट शेड्यूल में बीएनएसएस के तो वो बेलेबल है, ठीक है, या फिर वो अनदर लॉ डिक्लेयर करता है उसको बेलेबल। जैसे कि मान के चलो पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है, ठीक है, उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि ये जो ऑफेंस है ना ये बेलेबल है, तो भले ही वो फर्स्ट शेड्यूल में ना हो तो वो ऑफेंस बेलेबल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी दूसरा ऑफेंस, ठीक है। ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है बेसिकली। इसका सिंपल मतलब ये है कि ऑफेंस जो डिक्लेयर नहीं किया गया है बेलेबल वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस का ये मतलब नहीं है कि आपको कभी भी बेल ग्रांट की ही नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक्यूज के पास ऑटोमेटिकली राइट टू बेल नहीं है, बस एक्यूज के पास ऑटोमेटिकली राइट टू बेल नहीं है, ठीक है। अगर बेल दी जाएगी वो डिपेंड करेगी डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट पे, ठीक है। कोर्ट कुछ फैक्टर्स कंसिडर करता है जैसे कि सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस, ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सकॉन्डिंग, भागा वागा तो नहीं है वो, ठीक है, उसने टेम्पर वगैरह तो नहीं किया एविडेंस, इन्फ्लुएंस ऑन विटनेस मतलब कि एक्यूज ने थ्रेटन या फिर प्रेशराइज तो नहीं किया विटनेसेस को, ठीक है। ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मतलब कि ग्रांट करना बेल फेयर होगा और प्रोटेक्ट करेगा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, उस केसेज में ये सारे कुछ फैक्टर्स डिसाइड करके नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल ग्रांट कर दी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, कोई बंदा अरेस्ट किया जाता है, एक ए है, पुलिस अरेस्ट करती है इसको, पुलिस ने अरेस्ट किया कि उसने मर्डर किया है, ठीक है। अब मर्डर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है मर्डर। अब यहाँ पे ये नहीं कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है इसको बेल मिलेगी ही नहीं, ठीक है, मर्डर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो एक्यूज यहाँ पे डिमांड नहीं कर सकता बेल को एज ए लीगल राइट, ध्यान रखना। वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में, कोर्ट डिसाइड करेगा वेदर द बेल शुड बी ग्रांटेड और नॉट,
ये कुछ फैक्टर्स है जिनको कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो जो बेलेबल ऑफेंसेज है बीएनएस के वो बता रहा हूँ, जैसे कि वॉलंटरीली कोजिंग हर्ट सेक्शन 115 का सबसेक्शन 2 है बीएनएस में, वो बेलेबल है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन सेक्शन 126 का 2 बेलेबल है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 127 का 2 वो भी बेलेबल है। डिफेमेशन वगैरह, थेफ्ट वगैरह सेक्शन 303 में जनरली बेलेबल है थेफ्ट, ठीक है। वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेज पे भी डिपेंड करता है, तो शेड्यूल एक बार ही पढ़ लें। नॉन बेलेबल ऑफेंसेज कौन से होंगे? नॉन बेलेबल ऑफेंसेज वो ऑफेंसेज होते हैं जैसे कि मर्डर हुआ सेक्शन 103 बीएनएस का, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, ठीक है, सेक्शन 109 बीएनएस का, रेप हुआ सेक्शन 64, या फिर रॉबरी, डकैती, किडनैपिंग फॉर रैंसम, ये सारा कुछ जो ऑफेंसेज है नॉन बेलेबल ऑफेंसेज है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज बालचंद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फेमसली कहा था कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, मतलब कि इवन इन मैनी नॉन बेलेबल ऑफेंसेज ए पर्सन शुड नॉट बी केप्ट इन जेल, अननेसेसरीली नहीं रखा जा सकता, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है उसको रखने का कस्टडी में, तो बेल दी जाएगी, बेल ग्रांट की जानी चाहिए, ठीक है। गुड्डी कांति नरसिम्हलू वर्सेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर थे, एक्सप्लेन किया था व्हाइल डिसाइडिंग बेल द कोर्ट मस्ट बैलेंस, कोर्ट को बैलेंस करनी होगी, लिबर्टी ऑफ द एक्यूज को बैलेंस करना चाहिए और इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड जस्टिस को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। यानी कि बेल दे ही दी, यानी कि बेल ना ही दे रहे हो, दोनों को बैलेंस करना होता है। कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता बेल को जस्ट बिकॉज ऑफेंस नॉन बेलेबल है, सिंपल सी बात है। संजय चंद्र वर्सेज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेल कोई पनिशमेंट नहीं है। द पर्पज ऑफ बेल इज ओनली टू एंश्योर कि एक्यूज अपीयर हो रहा है ट्रायल के लिए, ठीक है। ए पर्सन शुड नॉट रिमेन इन जेल फॉर ईयर्स बिफोर गिल्ट इज प्रूव्ड अनलेस, जब तक वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से। नेक्स्ट है चार्ज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट इसके पीछे काफ़ी सिंपल सा आइडिया है। इसका सिंपल सा मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चार्ज एक स्पेसिफिक एक्विजिशन या फिर एलिगेशन होता है जो अगेंस्ट एक एक्यूज्ड पर्सन के होता है, ठीक है। अगर एक एक्यूज फेस कर रहा है सेवरल सेपरेट एक्यूजेशन, ठीक है, तो ईच एक्यूजेशन को हेड ऑफ चार्ज बोला जाता है, ठीक है। तो एक चार्ज में सेवरल हेड ऑफ चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है, और ईच हेड को भी ट्रीट किया जाएगा एज ए चार्ज। समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान के चलो ए इज एक्यूज्ड ऑफ, ए ने क्या किया, ए ने मर्डर किया है बी का और बी की कार चुराई है और बी के ना नकली सिग्नेचर किए हैं, ठीक है, फॉर्जिंग बी सिग्नेचर। तो अब यहाँ पे चार्ज क्या होगा, ये चार्ज का हेड 1 हो जाएगा, ठीक है, ये चार्ज का H2 हेड 2 हो जाएगा, ये चार्ज का H3 हेड 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ईच हेड इटसेल्फ ट्रीट किया जाएगा एज ए चार्ज, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ BNSS। तो ये वॉल सेट ऑफ एक्यूजेशन जो है ना, ये हुआ चार्ज। अब इंडिविजुअल एक्यूजेशन जैसे कि मर्डर, बी की कार चुराई है उसने और फोर्ज किया बी के सिग्नेचर, ये हुआ हेड ऑफ चार्ज, ध्यान रखना, ठीक है। तो BNSS कहता है कि ईच हेड इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ चार्ज, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना चार्ज कंटेन मोर देन वन हेड, तो ईच हेड भी इंक्लूड किए जाएंगे विद इन द मीनिंग ऑफ चार्ज, ध्यान रखना। ये डी नहीं है, ये एफ है, ध्यान रखना, ठीक है। सेक्शन 21F, सेक्शन 21H में कंप्लेंट के बारे में बताया गया। कंप्लेंट क्या होता है बेसिकली, एनी एलिगेशन मेड जो ओरली है या फिर राइटिंग में टू ए मजिस्ट्रेट, उसको कंप्लेंट बोलते हैं, ठीक है। विद ए व्यू, ताकि वो एक एक्शन ले, ठीक है, कि कोई पर्सन या फिर वो नोन है या फिर अननोन है, किसी ने कमिट किया है एक ऑफेंस, बट ये इंक्लूड नहीं करता है पुलिस रिपोर्ट को, मतलब कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है उसको कंप्लेंट नहीं होती है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, आगे बताऊंगा उसमें क्या लिखा हुआ है। कंप्लेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, एलिगेशन मेड टू ए मजिस्ट्रेट, उसको कहा जाता है कि भाई एक्शन लो, एक ऑफेंस हुआ है उसके लिए एक्शन लो, ठीक है। ये कंप्लेंट का बेसिक पर्पज होता है। बट जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो कंप्लेंट नहीं होती है। कौन रिसीव करता है कंप्लेंट? मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है, डेफिनेशन में कहा गया है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान के चलो राहुल डिफेम किया गया है अमित भाई के द्वारा, ठीक है। तो राहुल अप्रोच करता है मजिस्ट्रेट को और कहता है कि अमित ने एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट बनाया मेरे बारे में, ठीक है, तो एक्शन लिया जाए। यहाँ पे लिखा है ना विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अमित ने डेफेमेटरी स्टेटमेंट बनाया, तो मजिस्ट्रेट को कहता है कि भाई एक्शन लिया जाए। तो ये हुई एक कंप्लेंट। राहुल कौन हुआ? कंप्लेनेंट हुआ। अमित एक एक्यूज्ड हुआ, ठीक है। मजिस्ट्रेट कौन हुआ? अथॉरिटी जो रिसीव कर रही है कंप्लेंट को। समझ में आया कंप्लेंट क्या होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वेदर नोन और अननोन, दो चीज़ इसमें लिखी हुई है डेफिनेशन में, लिखा हुआ ना वेदर नोन और अननोन। तो वेदर नोन और अननोन का क्या मतलब है, पर्सन जो एलिजिडली कमिट करता है ना ऑफेंस को, वो जरूरी नहीं है वो आइडेंटिफाई हो,
ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो कोई पर्सन मजिस्ट्रेट के पास जाता है और कहता है कि किसी ने मेरे घर को रात को तोड़ा, दरवाजा वगैरह तोड़ा और 50,000 रुपये निकाल दिए। अब यहाँ पे ये अनआइडेंटिफाइड है, ये कह भी रहा है कि मेरे को नहीं पता है कौन था वो, तो स्टिल ये कंप्लेंट होगी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन खुद कहती है सम पर्सन या फिर नॉन या फिर अननोन, ठीक है। तो नॉन ऑफेंडर अगर है तो कंप्लेंट पॉसिबल है, अननोन अगर ऑफेंडर है तो भी कंप्लेंट पॉसिबल है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो नॉर्मली कंप्लेंट नहीं होती है अंडर सेक्शन 21H, ठीक है। वहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है। मान के चलो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर सबमिट करता है एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को, तो लॉ कहता है कि वो रिपोर्ट ट्रीट की जाएगी एज ए कंप्लेंट, और पुलिस ऑफिसर जिसने वो रिपोर्ट दी है वो ट्रीट किया जाएगा एज द कंप्लेनेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंक्वायरी। एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग की 3 स्टेज होते हैं, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, ठीक है। इंक्वायरी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, ये थोड़े थोड़े डिफरेंट है बट सेम नहीं है, ठीक है। तो इंक्वायरी यहाँ पे लिखा हुआ है, बेटेट की लैंग्वेज लिखी हुई है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी, ठीक है, अदर देन ए ट्रायल, जो कि ट्रायल नहीं है। तो इंक्वायरी ट्रायल तो नहीं है, ट्रायल और इंक्वायरी डिफरेंट है, यहाँ से पता लग रहा है, ठीक है। कंडक्टेड अंडर दिस सहायता बाई ए मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट, ठीक है। कोई पुलिस का इसमें रोल नहीं है, इंक्वायरी पुलिस नहीं करती है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है, या फिर कोर्ट करता है। तो इंक्वायरी का मतलब एक एग्जामिनेशन या फिर इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट की जाती है बाई ए मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट, ठीक है, बिफोर और अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल ट्रायल से पहले, ठीक है। तो इंक्वायरी एक जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है बेसिकली, जो इटसेल्फ ट्रायल नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। मान के चलो मालविका फाइल करती है कंप्लेंट बिफोर ए मजिस्ट्रेट, कहती है कि अमित ने मेरे को चीट किया, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट इमीडिएटली ट्रायल कंडक्ट नहीं करेगा, पहले मजिस्ट्रेट एग्जामाइन करेगा एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या वहां पे कोई मटेरियल है जो सपोर्ट कर रहा है एलिगेशन को, क्या सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए, समन वगैरह इशू किए जाने चाहिए या फिर नहीं, तो इज द केस लीगली मेंटेनेबल है भी या नहीं। तो ये सारा कुछ एग्जामाइन कौन करता है, मजिस्ट्रेट करता है। ये जो प्रोसीडिंग होती है ना, इनको बोलते हैं इंक्वायरी, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब देखो, इंक्वायरी के टाइम पे पहले ऑफेंस होता है, ठीक है। ऑफेंस के बाद में इन्फॉर्मेशन और कंप्लेंट होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन या फिर कंप्लेंट। उसके बाद में इंक्वायरी होती है, उसके बाद में ट्रायल होता है, उसके बाद में जजमेंट होता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, पहले ऑफेंस, उसके बाद कंप्लेंट फाइल होगी, उसके बाद कंप्लेंट की जाएगी, उसके बाद इंक्वायरी होएगी, ठीक है, उसके बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद में जजमेंट आएगा। अब ट्रायल क्या होता है, ट्रायल बेसिकली एक स्टेज होता है जहाँ पे कोर्ट एक्चुअल में डिटरमाइन करता है कि वेदर एक्यूज गिल्टी है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट है इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। ट्रायल में बेसिकली प्रोसिक्यूशन एविडेंस देता है, हमने एविडेंस एक्ट में पढ़ा हुआ है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद डिफेंस आता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसके बाद जजमेंट आता है, उसके बाद गिल्टी है या नहीं गिल्टी है, वो सारा कुछ होता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर होता है ट्रायल का। तो इंक्वायरी का प्रोसीजर जो मैंने पहले था वो बताया आपको, ठीक है। तो इंक्वायरी ट्रायल नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लोज है एल क्लोज। एल क्लोज में इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्ट वाली लैंग्वेज लिखी हुई है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस सहायता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कंडक्ट किया जाएगा जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो मजिस्ट्रेट नहीं है, जो ऑथोराइज किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी इसमें एक ऐड की गई है, जहां पे वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस सहायता, तो प्रोविजन ऑफ स्पेशल एक्ट सेल प्रिवेल, ठीक है, एल लगा लो, यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में आगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन बेसिकली, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ऑफेंस किसने कमिट किया है, ठीक है, या ऑफेंस कमिट हुआ है और किसने कमिट किया है ऑफेंस, ठीक है। तो बेसिकली मान के चलो ए मर्डर करता है बी का और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, अब पुलिस को फाइंड आउट करना है कि किसने मारा है, ठीक है। हु किल्ड बी, कैसे बी मारा गया, हाउ बी वॉज किल्ड, वट वेपन वॉज यूज्ड, वेपन वगैरह क्या यूज किए गए हैं, कहाँ पे ये मर्डर हुआ है, किसी ने इस इंसिडेंट को देखा है या नहीं देखा है, सीसीटीवी कोई है या नहीं है, फिंगरप्रिंट कोई है या नहीं है, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स वगैरह ढूंढेगी, कोई वेपन वगैरह ढूंढेगी अगर वहाँ कोई है या नहीं है। तो पुलिस ये कलेक्ट करती है ना ये एविडेंस को, तो एंटायर प्रोसेस को बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में और इंक्वायरी में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, दोबारा जाके पढ़ लेना, बाद में एक कंपैरिजन टेबल भी बनाऊंगा, वहां से समझ में आ जाएगा। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये इंक्लूड करता है कुछ चीजें जैसे कि एग्जामाइनिंग विटनेस, सर्चिंग प्लेसेस, सीजिंग आर्टिकल, सर्चिंग प्लेस जैसे कि व्हीकल, ऑफिस वगैरह अकॉर्डिंग टू लॉ वो सर्च किए जाते हैं। सीजिंग आर्टिकल मतलब कोई अगर आर्टिकल होता है जैसे कि वेपन वगैरह, डॉक्यूमेंट, मोबाइल फोन, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वगैरह, ठीक है, फिर दूसरे रेलेवेंट आर्टिकल को सीज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्शन जैसे कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह, ठीक है, ईमेल्स हुआ, कॉल रिकॉर्ड हुआ, ये सब। मेडिकल फोरेंसिक एग्जामिनेशन वगैरह जैसे कि मतलब कि पोस्टमार्टम वगैरह, डीएनए एग्जामिनेशन, फिंगरप्रिंट वगैरह, ये सब। और 6th यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अगर नहीं दिख रहा है तो
आइडेंटिफाइंग द एक्यूज, ठीक है, पुलिस कंडक्ट करती है आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड प्रोसीजर भी अकॉर्डिंग टू लॉ, ध्यान रखना ये सारी एक्टिविटी पार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की व्हेन अंडरटेकन फॉर कलेक्टिंग एविडेंस। अब इसको कंडक्ट कौन करता है इन्वेस्टिगेशन को? डेफिनेशन में दो पॉसिबिलिटी दी गई है, पहला है पुलिस ऑफिसर, दूसरा है कोई भी दूसरा पर्सन जो जिसको मजिस्ट्रेट ऑथराइज करता है। पुलिस ऑफिसर नॉर्मल सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक है। अनदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट, ये अलाउ करता है, डेफिनेशन अलाउ करती है एक पर्सन को अदर देन मजिस्ट्रेट को नहीं, टू कंडक्ट प्रोसीडिंग फॉर कलेक्टिंग एविडेंस इफ अगर ऑथोराइज किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। तो ये मत समझो कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ये स्टैच्यूटरी डेफिनेशन है, ये वाइडर है थोड़ी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है कि व्हेन एनी प्रोविजन ऑफ ए स्पेशल एक्ट पता है ना आपको, जैसे कि पॉक्सो वगैरह हुआ, ठीक है। जब कोई स्पेशल एक्ट इनकंसिस्टेंट है बीएनएसएस के साथ तो स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल है कि स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है ओवर जनरल लॉ वेयर देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा, इसका ये मतलब नहीं कि बीएनएसएस कंप्लीटली यूजलेस हो जाएगी। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है बिल्कुल ही बिटवीन स्पेशल एक्ट और बीएनएसएस तो स्पेशल एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकंसिस्टेंसी। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक है। मेन पर्पज क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का? टू कलेक्ट एविडेंस। इंक्वायरी का मेन पर्पज क्या होता है? जुडिशियल एग्जामिनेशन होता है बिफोर अदर देन ट्रायल, ठीक है। ट्रायल में डिटरमाइन की जाती है गिल्ट, ठीक है। ये मेन पर्पजेज है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल तीन इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, ध्यान रखना। तो इसका ये नॉर्मली कंडक्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन को पुलिस कंडक्ट करती है, इंक्वायरी हमने पढ़ा था मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट, और ट्रायल कौन कंडक्ट करता है? कोर्ट कंडक्ट करता है, ठीक है। इसमें मेन क्वेश्चन क्या होता है? क्या हुआ था, किसने ये किया था, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में। इसमें इंक्वायरी में क्या मैटर को प्रोसीड किया जाना चाहिए, ये होता है इंक्वायरी में। ट्रायल में कि एक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं है, ये मेन क्वेश्चन होता है। ये बिफोर ट्रायल होता है इन्वेस्टिगेशन, ये बिफोर या फिर अदर देन ट्रायल होता है, ठीक है, इंक्वायरी। और ये एक्चुअल एडजुडिकेशन में होता है ट्रायल। एक्चुअल एडजुडिकेशन मतलब कि वो स्टेज जहाँ पे कोर्ट एक्चुअली एग्जामाइन करती है केस को और सुनती है एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स और डिसाइड करती है कि वेदर एक्यूज गिल्टी है नहीं है, ठीक है। एक्चुअल डिसीजन मेकिंग बाय द कोर्ट को बोलते हैं एक्चुअल एडजुडिकेशन, ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। नेक्स्ट है ओ क्लोज में दिया हुआ है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जहाँ पे पुलिस अरेस्ट नहीं करती है बिना वारंट के ऑब्टेन किए, पहले उसको वारंट लेना पड़ता है, अरेस्ट वारंट, उसके बाद पुलिस अरेस्ट करती है, ठीक है। बट जो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है इसका ये मतलब नहीं होता कि ऑफेंस पुनिशेबल नहीं है, ठीक है। इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि पुलिस कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेगी। ये बस हमें ये चीज़ बताता है कि पावर टू अरेस्ट विदाउट ए वारंट, मतलब ये जस्ट हमें एक बात बताता है कि पुलिस के पास कोई पावर नहीं है अरेस्ट करने के लिए नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमने बेलेबल ऑफेंस पढ़ लिया, नॉन बेलेबल ऑफेंस पढ़ लिया, कोग्निजेबल ऑफेंस पढ़ लिया, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लिया। बट ऑफेंस क्या होता है ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए था, बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं सेक्शन वाइज पढ़ रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो एविडेंस एक्ट में तो मैंने तरीके से किया था, बट इस बार सेक्शन वाइज हो गया है, ठीक है, जान नहीं दिया मैंने ज़्यादा कि ठीक है। बट ऑफेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, बेरेक्ट वाली लैंग्वेज लिखी हुई है। ऑफेंस मीन एनी एक्ट या फिर ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं, यहाँ तक पढ़ो अभी, उसको बोलते हैं ऑफेंस, ठीक है। ये इंक्लूड करता है एनी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट होती है अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, आगे बताऊंगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑफेंस बेसिकली एक एक्ट होता है और ए फेलियर टू डू समथिंग जिसको ओमिशन बोलते हैं, ठीक है। ऑफेंस एक्ट होता है या फिर एक फेलियर टू डू समथिंग होता है जो जिसको लॉ ने पनिशेबल बनाया हुआ है, वो ऑफेंस होता है। तो बेसिकली कोई एक्ट या फिर कोई ओमिशन जो पनिशेबल है लॉ में, जिसको लॉ ने पनिशेबल बनाया हुआ है, वो एक ऑफेंस होता है, ठीक है। एक्ट क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है डूइंग समथिंग, ठीक है। अगर लॉ कहता है डूइंग समथिंग इज पनिशेबल तो वो एक्ट ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन बेसिकली होता है फेलिंग और रिफ्यूजिंग टू डू समथिंग दैट लॉ रिक्वायर्स यू टू डू। आपकी कोई ड्यूटी बनती है, लॉ ऐसा कहता है, आपने वो नहीं किया, फिर आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो करने से, तो वो भी ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब यू आर लीगली रिक्वायर्ड टू डू समथिंग बट आपने वो नहीं की, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। समझ में आया ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस में एक्ट भी होता है, ओमिशन भी होता है, डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है,
ठीक है, एग्जाम्पल ही समझाता हूँ। मान के चलो ए इंटेंशनली बी की प्रॉपर्टी चुरा लेता है, मतलब बी का आईफोन चुरा लेता है। तो ए ने किया है कुछ, कोई एक्ट किया है ए ने बी की प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली ले ली है। अगर लॉ ने ये कंडक्ट पनिशेबल बनाया है, अगर लॉ में ये जो कंडक्ट है पनिशेबल है, तो ये एक ऑफेंस होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो डूइंग समथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ वो होगा ऑफेंस। ठीक है, ध्यान रखना। आगे क्या लिखा हुआ है, मेड पनिशेबल बाय लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। एवरी बैड रॉन्ग या फिर एवरी रॉन्ग एक्ट ऑफेंस नहीं होता है। एक एक्ट ऑफेंस तभी बनता है जब ये पनिशेबल हो लॉ में। जब कोई लॉ कहता है कि ये पनिशेबल है, तो वो एक्ट तभी एक ऑफेंस बनेगा। जैसे मान के चलो राहुल है एक बंदा, वो अपनी गर्लफ्रेंड है मालविका उसकी, तो उससे रूड है। वो रूड होना नॉर्मली रॉन्ग हो सकता है, बट अगर कोई भी लॉ उस पर्टिकुलर कंडक्ट को पनिशेबल नहीं बनाता है, तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑन द अदर हैंड राहुल क्या करता है, मालविका का इंटेंशनली फिर आईफोन ही चुरा लेता है वो। ठीक है, तो राहुल ने क्या किया, किसी की प्रॉपर्टी चुरा ली। ठीक है, तो ये थेफ्ट है। ठीक है, और ये पनिशेबल है, तो ये थेफ्ट एक ऑफेंस हो जाएगा। समझ में आया ऑफेंस क्या होता है। ये क्या लिखा है, बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका मतलब है कि ऑफेंस डज नॉट हैव टू बी क्रिएटेड ओनली बाय बीएनएस। ये ऑफेंस हो सकता है बीएनएस के अंदर भी, फिर किसी स्पेशल एक्ट के अंदर भी, या फिर कोई दूसरा लॉ करंटली जो इन्फोर्स है। बीएनएसएस स्पेसिफिकली कहता है ऑफेंस ऑल्सो इंक्लूड एन एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ए कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। एवरी सर्टेन एक्ट जो कवर किए जाते हैं कैटल ट्रेसपास एक्ट के द्वारा भी इंक्लूड किए जाएंगे विद इन द बीएनएसएस मीनिंग ऑफ ऑफेंस। ये कहा गया है इस लाइन में, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। लास्ट क्लोज है वाई क्लोज, जिसमें विक्टिम के बारे में बताया गया। लास्ट क्लोज मतलब कि यहीं तक पढ़ेंगे इस वीडियो में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस थी वो हमने कवर कर ली है। विक्टिम के बारे में बताया हुआ है। विक्टिम का मतलब है एक पर्सन जिसको लॉस हुआ है या फिर इंजरी हुई है। ठीक है, कॉज्ड बाय रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड पर्सन ने कोई एक्ट किया है जिसकी वजह से सफर किया उसने लॉस या फिर इंजरी, या फिर ओमिशन हुआ है कुछ किसी ड्यूटी वगैरह का जिससे उसको लॉस और इंजरी हुई है, उस पर्सन को बोलते हैं विक्टिम। ठीक है, और ये इंक्लूड करता है गार्डियन को भी, लीगल हायर को भी ऑफ द विक्टिम। तो विक्टिम एक वाइडर टर्म है। ठीक है, जस्ट द इंजर्ड पर्सन नहीं है, इसमें थोड़ा इन्होंने इंक्लूड किया है गार्डियन ऑफ द विक्टिम, लीगल हायर ऑफ द विक्टिम। ठीक है, तो गार्डियन इंक्लूड किए गए, डेफिनेशन कहते हैं इंक्लूड करता है गार्डियन को भी। इसका मतलब एक एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसिस में, ठीक है, गार्जियन ऑफ द विक्टिम भी कवर किए जाएंगे फॉर द पर्पजेज ऑफ द बीएनएस। एग्जाम्पल जैसे कि चाइल्ड एक विक्टिम है ऑफ ऑफेंस का। ठीक है, तो चाइल्ड के पेरेंट लीगल गार्डियन मे हैव टू रिप्रेजेंट एंड प्रोटेक्ट चाइल्ड्स इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। ठीक है, उनको करना है प्रोटेक्ट चाइल्ड का इंटरेस्ट प्रोसीडिंग के टाइम पे, रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, प्रोटेक्ट भी करना है उसका इंटरेस्ट और उस चाइल्ड को रिप्रेजेंट भी करना है। तो डेफिनेशन देयरफॉर एक्सप्रेसली इंक्लूड करती है गार्डियन को भी, ध्यान रखना। लीगल हायर को भी इंक्लूड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन विक्टिम डाइज, मान के चलो ए अटैक करता है बी पे और बी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बी अभी पर्सनली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता प्रोसीडिंग में, तो बी के लीगल हायर कैन फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ विक्टिम, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे बी विक्टिम है, पहले बी की डेथ के बाद बी के लीगल हायर इंक्लूड करे जाएंगे विद इन द टर्म विक्टिम, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज इन्होंने इंक्लूड की गई है, द पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस या फिर इंजरी। जैसे कि मान के चलो ए अटैक करता है बी को चाकू से। ठीक है, तो बी को सीरियस इंजरी जाती है, तो ए क्या हुआ, ए एक्यूज्ड हुआ, बी विक्टिम हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी को इंजरी हुई है, बी सफर्ड इंजरी बिकॉज ऑफ एज एक्ट। ठीक है, एक लॉस का भी एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो ए कमिट करता है चीटिंग अगेंस्ट बी, 2 लाख रुपए ले लेता है बी से धोखा से, तो बी को फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। तो देयरफॉर बी कौन हुआ, बी हुआ विक्टिम। ठीक है, और ए कौन हुआ, ए एक्यूज्ड हुआ। ए ने एक्ट किया जिससे बी को लॉस हुआ है। तो यहाँ पे विक्टिम को कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई है। ठीक है, इसमें लॉस भी इंक्लूड किया हुआ है। तो फाइनेंशियल लॉस कैन आल्सो मेक ए पर्सन ए विक्टिम, ध्यान रखना। ठीक है, लॉस या फिर इंजरी दोनों एक पर्सन को विक्टिम बना सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो ये माइनर था, तो इसके जगह पे इसके फादर इसको या फिर मदर मतलब लीगल गार्डियन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो गार्डियन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इस केस में इसको इंजरी आई और ये चाकू से इंजरी आई बी को और बी मर गया है। ठीक है, तो इसके बाद इसके लीगल हायर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो लीगल हायर विक्टिम हो जाएंगे। यही कुछ विक्टिम में था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है पढ़ने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी है। तो यहाँ पे होती है भाई आपकी वीडियो कंप्लीट। 18-19 स्लाइड में ये सारी डेफिनेशन मैं लेके आया हूँ, बहुत आसान भाषा में, इससे आसान नहीं मिलेगी कहीं पे भी। यहाँ पे लिंक आ रही है, पीपीटी डाउनलोड कर लेना पहले तो बात। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो पिछली देख लेना जरूर, ये वाली प्लेलिस्ट से सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अगर आज आपका एग्जाम है तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।